क्या है आत्मनिर्भर भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष आर्थिक राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य इसके यही है कि कोविड-19 संकट के दौरान सरकार द्वारा इससे पहले की गई घोषणाओं और आरबीआई के द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी राशि को मिला देने पर यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। और ये पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानून पर केंद्रित है तथा यह कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्गों, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर आधारित है: अर्थव्यवस्था पर, अवसंरचना पर, प्रणाली पर और जीवंत पर। अर्थव्यवस्था भारत आत्मनिर्भर भारत 5 स्तंभों पर आधारित है। पहला, अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर लंबी उछाल आधारित हो। अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना आधुनिक भारत की पहचान बने। प्रणाली, सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की नीति पर नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो। जीवंत जनसंख्या की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। मांग, भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। एमएसएमई को राहत और ऋण संबंधी सहायता उपाय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई 2020 को कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पहले भाग में व्यवसायों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एमएसएमई को राहत और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपयोग की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यही है कि इन उपायों के तहत एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आपातकालीन कार्यशील पैकेज की घोषणा की गई है। पूंजी सुविधा, कर्ज के बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। सरकार एमएसएमई फंड स्थापित करेगी जिसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय तथा 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं। ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान को अगले 3 महीने के लिए 12% से घटाकर 10% किया गया है। एनबीएफसीज, एचएफसी, एमएफआई रुपए की विशेष तरलता योजना। एनबीएफसी एमईएफई की देनदारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण की गारंटी योजना 20 में दी गई। डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए की तरलता सुलभ कराई जाएगी। व्यवसाय के लिए कर राहत, ट्रस्टों और गैर कॉर्पोरेट व्यवसायों और पेशों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर संग्रहित कर की दरों में 25% की कटौती की जाएगी। प्रवासियों और किसानों की सहायता तो अल्पकालीन दीर्घकालीन आय। क्या हो गया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दूसरे भागों में प्रवासियों, किसानों और छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों को सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जैसे प्रवासी श्रमिकों को 2 माह तक मुफ्त अनाज तथा प्रौद्योगिकी प्रणाली के उपयोग द्वारा मार्च 2021 तक देश भर में उचित मूल्य की किसी भी दुकान से राशन प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। प्रवासी श्रमिकों और गरीबों के लिए सस्ते किराए पर रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई गई है। शिशु मृदा के तहत कर्ज लेने वाले के लिए 12 माह तक 2% की सब्सिडी दी जाएगी। देखो, रेवड़ी पटरी वाले के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा है जिसमें प्रत्येक उद्यम के लिए 10,000 रुपए की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी। पीएमएवाई शहरी के तहत मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना के विस्तार के जरिए आवास सेक्टर और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी फंड का उपयोग कर रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपए। नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की रियायती ऋण का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 2019-20 क्या है? कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा 2019-20 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम
15 मई 2020 को जारी किए गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2019-20 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 295 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के औसतन खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 25.89 मिलियन टन अधिक है। 2019 और 20 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 117 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के औसतन की तुलना में 8 मिलियन अधिक है। पोषक तत्व और मोटे अनाजों का उत्पादन रिकॉर्ड 47 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के पोषक अनाजों के उत्पादन की तुलना में 4 मिलियन टन अधिक है। कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुधार हेतु उपाय। तो कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के सुधार क्या किया गया कि वित्त मंत्री सीतारमण ने 15 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तीसरे भाग में कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के लिए कृषि अवसंरचना लॉजिस्टिक को मजबूत करने और क्षमता निर्माण और गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम उपाय की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? किसानों के लिए कृषि द्वार फार्म गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना घोष। माइक्रो फूड एंटरप्राइज को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। खुरपक्का मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष बनाने हेतु 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। औषधीय हर्बल खेती को बढ़ावा देने हेतु 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। मधुमक्खी पालन संबंधी पहल हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। टोमेटोज, ओनियन एंड पोटैटोज टॉप से टोटल संपूर्ण तक 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है। ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी फसलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया, ठीक है ना। 2018-19 में ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक नई स्कीम ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र के लिए गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार हेतु उपाय। देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 मई 2020 को आत्मनिर्भर अभियान के तहत तीसरे भाग में कृषि क्षेत्र के लिए गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार हेतु उपायों की घोषणा की। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अकाल जैसी असाधारण परिस्थिति में ही स्टॉक की सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा ऐसी कोई स्टॉक सीमा संसाधन या मूल्य श्रृंखला में भागीदारी पर लागू नहीं होगा। कृषि विपणन में सुधार क्या है कि किसानों को विपणन का विकल्प प्रदान करने के लिए केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा, ताकि किसान को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कृषि उत्पाद को ई ट्रेडिंग के लिए एक रूपरेखा सुनिश्चित हो सके। अनुबंध खेती के लिए नया कानून बनाया गया कि सरकार किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से संसाधनों और समूहों, बड़े खुदरा और विक्रेता और निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी संरचना को अंतिम रूप देगी। इस कदम से अनुबंध कृषि करने में सहायता मिलेगी। कृषि उत्पाद के उत्पादन और आपूर्ति के लिए अक्सर पूर्व निर्धारित कीमतों पर किसानों और प्रसंस्करण और विपणन फर्मों के बीच समझौते को अनुबंध खेती के रूप में परिभाषित किया जाता था। 8 क्षेत्रों में ढांचागत सुधार हेतु उपाय किए गए। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चौथे भाग में 16 मई 2020 को 8 क्षेत्रों जैसे कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, बिजली क्षेत्र, सामाजिक आधारभूत ढांचा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में ढांचागत सुधारों की घोषणा की है। कोयला क्षेत्र में वाणिज्य खनन की पेशकश विधि, अवसर तथा उदार व्यवस्था। खनिज क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा और नीतिगत सुधार किए जाएंगे। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु मेक इन इंडिया को बढ़ावा तथा स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 50% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण के माध्यम से आयुध आपूर्ति में स्वायत्ता और जवाबदेही दक्षता में सुधार लाया जाएगा। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर परिचालन और रखरखाव के लिए दूसरे चरणों की बोली लगाने के लिए 6 और हवाई अड्डे की पहचान की गई है। विमान के रखरखाव, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा।
केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली विभाग उपदेयताओं का निजीकरण करने का निर्णय। उपभोक्ता अधिकार, विद्युत उद्योग को बढ़ावा तथा विद्युत क्षेत्र की स्थिति सुधारने का खाका खींचने वाली ट्रैफिक नीति जारी की जाएगी। सामाजिक अवसंरचना में संशोधन, व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना, विएबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से 8100 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उपग्रह प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए सस्ता उपचार प्रदान करने के लिए चिकित्सा आइसोटोप और उत्पादन के लिए पीपीपी मॉडल में अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। 7 सेक्टरों में सरकारी सुधार और सहायक उपाय। सात सेक्टरों में सरकारी सुधार और सहायक उपाय। 17 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5 भागों में 7 सेक्टरों में सरकारी सुधार और सहायक उपायों की घोषणा की है, जैसे रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन, स्वास्थ्य सुधार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी करके जमीनी स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश करके स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाएगा। सभी जिलों में संक्रामक रोगों के अस्पताल, ब्लॉक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा तक बहुमाध्यम पहुंच के लिए एक कार्यक्रम में पीएम ई विद्या को जल्द ही शुरू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों, परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहयोग करने के लिए एक पहल मनोदर्पण तत्काल शुरू किया गया। उद्योग जैसे कि दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी। कंपनी कानून की मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को प्राधिकरण की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। स्वीकृत विदेशी बाजार में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष और सूचीबद्ध किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सरकार नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति की घोषणा करेगी, जिसमें रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की संख्या आमतौर पर केवल 1 से 4 होगी, जबकि गैर रणनीतिक क्षेत्रों में पीएससी, पीएसई का निजीकरण किया जाएगा। राज्यों को सहायता। केंद्र सरकार ने केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% करने का निर्णय लिया है। राज्यों द्वारा श्रम कानून में बदलाव किया गया है। देखिए 20 मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कई भारतीय राज्यों द्वारा शुरू किए गए श्रम कानून संशोधनों और छूट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की है। राज्यों द्वारा श्रम कानून में जो बदलाव किया जा रहा है उस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कई भारतीय राज्यों द्वारा शुरू किए गए श्रम कानून संशोधनों और छूट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करने की अपील की है। लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने 3 साल के लिए श्रम कानून में व्यापक संशोधन या छूट देने की घोषणा की है, जबकि अन्य राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, ओडिशा ने 3 माह के लिए प्रतिदिन काम के घंटे 12 घंटे तक बढ़ा दिए हैं। जबकि 3 साल के लिए श्रम कानूनों में व्यापक संशोधन या छूट देने की घोषणा थी, जबकि अन्य राज्य जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम, ओडिशा ने 3 माह के लिए प्रतिदिन काम के घंटे 12 घंटे तक बढ़ा दिए थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान ने अब विस्तारित कार्य समय पर आदेश को वापस ले लिया है, इसे दिन के 8 घंटे तक सीमित कर दिया गया है। 14 मई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने श्रम कानून संशोधन के चलते श्रमिकों की दुर्दशा और आईएलओ कन्वेंशन संख्या 144 के उल्लंघन पर प्रकाश डालते हुए जिनेवा स्थित आईएलओ में हस्तक्षेप की मांग की थी। 14 मई को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने श्रम कानून संशोधन के चलते श्रमिकों की दुर्दशा और आईएलओ कन्वेंशन संख्या 144 के उल्लंघन पर प्रकाश डालते हुए जिनेवा स्थित आईएलओ से हस्तक्षेप की मांग की है। ज्ञातव्य है कि आईएलओ कन्वेंशन संख्या 144 का हस्ताक्षर करता है। भारत जो है वो आईएलओ कन्वेंशन संख्या 144 का हस्ताक्षर करता है, जो सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच त्रिपक्षीय परामर्श के लिए कहता है। आईएलओ कन्वेंशन संख्या 87 संघ की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मौद्रिक नीति समिति का संकल्प।
22 मई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती असमावेशी आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिए हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चलन निधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.4 से बढ़ाकर 40 अंक कम करने के तत्काल प्रावधान किए गए हैं। देखो, ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु कायर जियो टेक्सटाइल्स को मंजूरी दी गई है। देखिए, मई 2020 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कायर जियो टेक्सटाइल के उपयोग को मंजूरी प्रदान की गई है। कायर जियो टेक्सटाइल क्या है? कायर जियो टेक्सटाइल एक ऐसी सामग्री है जिसे नारियल रेशे से उच्च तन्यता मजबूती के साथ बनाया गया है। जिसे नारियल के रेशे से उच्च तन्यता मजबूती के साथ बनाया गया है। कायर जियो टेक्सटाइल्स ये एक परागम्य फैब्रिक है तथा प्राकृतिक मजबूत और अत्यधिक टिकाऊ, टूट-फूट, मोड़, नमी प्रतिरोध और किसी भी सूक्ष्म जीव माइक्रोबियल एक्टिविटी के हमले से मुक्त है। ये कम लागत पर मिट्टी को मजबूत करने में मदद करता है। जियो टेक्सटाइल का उपयोग ढलानों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य अनुप्रयोग सिविल इंजीनियरिंग उद्योग में है। इसका उपयोग एयरफील्ड्स, तटबंधों, जलाशयों, नहरों, बांधों आदि में किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के तहत 5% ग्रामीण सड़कों का निर्माण कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग करके किया जाएगा। तदनुसार कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग करके आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना में कुल 1674 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तृतीय चरण योजना को 2019 में मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को मजबूत बनाने की योजना है। वर्तमान आर्थिक संकट के लिए शब्दावली क्या है? मई 2020 में दुनिया भर के अर्थशास्त्री 1929 की महामंदी के बाद आए वर्तमान सबसे बड़े आर्थिक संकट का वर्णन करने के लिए सही शब्दावली की खोज का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह कि पूर्व में आयरलैंड के सेंट्रल बैंक एंड कोविड-19 संकट के मध्य बीएनपी परिवास के लिए काम करने वाले अर्थशास्त्री डेविड मैकविलियम्स द्वारा इसके लिए पेंडेशन नाम सुझाया गया है। पैंडेमिक से पेंडेशन नाम सुझाया गए अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे ग्रेट लॉकडाउन कहा है और आईएमएफ ने इसे एक वाक्यांश का उपयोग यह बताने के लिए किया है कि विश्व अर्थव्यवस्था जैसे उलट-पलट हो गई है। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने इसे कोविड-19 मंदी, ग्रेट कोविड-19 रिसेशन कहा है, जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद से वैश्विक विकास में सबसे गहरे संकुचन को संभावनाओं को दर्शाता है। 1980 के दशक में बॉन्ड विजिलेंस शब्द के गढ़ने वाले यर्डेनी रिसर्च ने क्या कहा था कि अध्यक्ष पूर्व मुख्य निवेशकार रणनीतिकार एडन बॉर्डेन ने इसे महान वायरस संकट, ग्रेट वायरस क्राइसिस नाम दिया है। ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा इसे ग्लोबल कोरोना वायरस रिसेशन का नाम दिया गया है और ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्रियों ने इस संकट के लिए ग्लोबल हार्ड स्टॉप या वायरस रिसेशन जैसे वाक्यांशों का उपयोग किया है। देखो, एमएसएमई की जो परिभाषा है उसमें बदलाव आया है। जैसे कि 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम की परिभाषा के लिए एक बदलाव को मंजूरी प्रदान की है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आवंटित आर्थिक पैकेज में एमएसएमई के लिए किए जा रहे परिवर्तन के बारे में घोषणा की थी। नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई को सूक्ष्म विनिर्माण सेवा इकाई के रूप में वर्गीकृत किया है। 10 करोड़ रुपए के निवेश से 50 करोड़ रुपए तक वार्षिक टर्नओवर वाले एमएसएमई को लघु इकाई के रूप में वर्गीकृत किया है। 50 करोड़ रुपए के निवेश से 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली एमएसएमई को मध्यम इकाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संकटग्रस्त एमएसएमई को सहायक कर्ज के रूप में पूंजी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 20,000 करोड़ रुपए तथा फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाए जाने की स्वीकृति दी गई है। देश में 60 मिलियन से अधिक एमएसएमई है जो भारत की जीडीपी में 29% का योगदान करती है। भारत में 60
60 मिलियन से अधिक MSME है जो भारत की GDP में 29% का योगदान करती है। देखो, भारत मार्केट मई 2020 में व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने शीघ्र ही राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है। कई प्रौद्योगिकी साझेदार के साथ मिलकर तैयार किया गया ये प्लेटफॉर्म विशेष रूप से देश भर में खुदरा व्यापारी के लिए बनाया गया है। भारत मार्केट निर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक होम डिलीवरी सहित लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा। ई-कॉमर्स पोर्टल पर 95% खुदरा व्यापारियों को एक मंच प्रदान करने का लक्ष्य किया गया है। CAIT ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पर 2020 में लगभग 1 करोड़ खुदरा व्यापारियों को जोड़ने की योजना बन रही है। खुदरा व्यापार के बाहरी मार्केट प्लेस में शेयरधारक होंगे और पोर्टल विशेष रूप से व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। CAIT राष्ट्रीय स्तर पर भारत के व्यापारिक समुदाय का एक सर्वोच्च निकाय है। 1990 में व्यापारियों की समस्याओं के प्रबंधन के लिए इस फोरम का गठन किया गया था। दशरस कन्वेंशन। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मई 2020 को सरकारी ई-मार्केट प्लेस पोर्टल पर द सरल कन्वेंशन का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को सरकारी खरीदारों तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना। द सरस एक्स कलेक्शन सरकारी ई-मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। यह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाई गई दैनिक उपयोग के उत्पाद को प्रदर्शित करता है। इस पहल के तहत SHG विक्रेता अपने उत्पादों को 5 उत्पाद श्रेणी हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, कार्यालय इस्तेमाल करने वाले सामान, किराना और पेंट्री और व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई में सूचीबद्ध कर सकेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थान की स्थापना करना, इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना और आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 2011 में लॉन्च किया गया था तथा 2015 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई 2020 को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वर्तमान वैश्विक और घरेलू बृहद आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिरता, कमजोरी से जुड़े मुद्दे और बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के समक्ष उभरने वाले मुद्दे थे। आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। NBFCs HFC हेतु विशेष नकदी योजना। भारत में टिड्डियों का खतरा था, ठीक है ना। तो मई 2020 में फसलों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली टिड्डियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में देखी गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 11 अप्रैल को भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास के क्षेत्रों में टिड्डियों के दल को पहली बार देखा गया था। आमतौर पर जुलाई अक्टूबर के महीने में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होती हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार टिड्डियां भोजन की तलाश हेतु शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं। टिड्डियां दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजाति ही मिलती है। इसमें रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और पेड़ वाली टिड्डी शामिल है। ये वयस्क मादा टिड्डी अपने 3 महीने के जीवन चक्र में 3 बार 80 से 90 अंडे देती है। यदि इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो एक टिड्डी दल प्रति वर्ग किलोमीटर 40 से 80 मिलियन टिड्डी तक तेजी से बढ़ जा सकती है, जिससे ये देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। टिड्डियों के पूर्वागमन का कारण। टिड्डियों के पूर्वागमन का प्रमुख कारण मई और अक्टूबर 2018 में आए मेकेनू और लुबान नामक चक्रवाती तूफान है, जिनके कारण दक्षिण अरब प्रायद्वीपीय बड़े रेगिस्तानी इलाके झीलों में तब्दील हो गए थे। जिसके कारण दक्षिणी अरब और प्रायद्वीप के बड़े रेगिस्तानी इलाके झीलों में तब्दील हो गए थे, जिससे भारी मात्रा में टिड्डियों का प्रजनन हुआ। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संगठन निर्देशालय के अधीन टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1939 में की गई थी।
देखिए, स्टाइरीन गैस रिसाव हुआ था, ठीक है ना, भारत में कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था, ठीक है। 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस रिसाव की घटना हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इस कंपनी के संयंत्र से स्टाइरीन गैस के रिसाव होने के कारण 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 500 से अधिक लोग बीमार पड़ गए थे। दुर्घटना से संयंत्र के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों के लोग प्रभावित हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी। स्टाइरीन गैस C8H8 एक जहरीला ज्वलनशील तरल गैस है। ये बेंजीन का व्युत्पन्न है। इसे एक तरल के रूप में कारखाने में संग्रहित किया जाता है, लेकिन यह आसानी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए इसे 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना पड़ता है। इसका उपयोग पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है। रिसाव का कारण यह था कि कंपनी के अनुसार भंडारण टैंक के अंदर तापमान के ठहराव और परिवर्तन होने के कारण स्वतः बहुलीकरण के परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण रिसाव का कारण हो सकता है। प्रभाव इसके अल्पकालिक संपर्क से श्वसन संबंधी समस्याएं, आंखें और श्लेष झिल्ली में जलन और जठरांत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और दीर्घकालिक जोखिम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को काफी प्रभावित कर सकती हैं। वर्ष 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स ने पॉलीस्टाइरीन और इससे जुड़े उत्पादों को बनाने के लिए विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है ना। वर्ष 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी केमिकल्स ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया था और इसका नाम दक्षिण कोरियन कंपनी ने अधिग्रहण किया था, तो इसका नाम परिवर्तित करके एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो 1961 में जो है हिंदुस्तान पॉलीमर्स ने पॉलीस्टीरीन से जुड़े हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की गई थी विशाखापट्टनम 1961 में। उसके बाद 1997 में जो है इसको दक्षिण कोरियाई कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया, तो इसका नाम एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड कर दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। उद्देश्य है कि नीली क्रांति के माध्यम से देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना। इसका महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कुल 20,050 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली ये योजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 9400 करोड़ रुपए होगी, राज्यों की हिस्सेदारी 4880 करोड़ रुपए होगी, लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5763 करोड़ रुपए होगी। इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 और 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजना घटक को गैर लाभार्थी केंद्रित और लाभार्थी केंद्रित गतिविधियों में 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। अवसंरचना, उत्पादन बाद प्रबंधन तथा मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क। वित्त पोषण केंद्रीय परियोजना के लिए 100% वित्तीय सहायता केंद्र की ओर से मिलेगी। देखो, 100% वित्तीय सहायता केंद्र की ओर से की जाएगी। राज्यों, संघ शासित प्रदेशों कार्यान्वित किए जाने वाले केंद्र प्रायोजित योजना घटक के लिए संपूर्ण परियोजना लागत केंद्र और राज्य के बीच साझा की जाएगी, जिसमें पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य के लिए, अन्य राज्यों के लिए तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% केंद्र योगदान करेंगे। लाभार्थी केंद्रित अर्थात व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के लिए सामान्य श्रेणी वाली परियोजना में केंद्र सरकार द्वारा तथा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की कुल हिस्सेदारी 40% तक सहित रहेगी। महिला और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़ी परियोजना के लिए 60% की आर्थिक मदद दी जाएगी। देखो, पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के द्वारा 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स खरीदेगी सरकार 50,000 करोड़ रुपए से। ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित समिति की सिफारिश लागू हो गई। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 मई 2020 को 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। घरेलू रक्षा और एयरो स्पेस प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु इस क्षेत्र में अत्याधुनिक परीक्षण अवसंरचना तैयार करना है। यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी और इसमें निजी उद्योग की साझेदारी के साथ 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी।
इससे स्वदेशी और उत्पादन में मदद मिलेगी, जिसके फलस्वरूप सैन्य उपकरण में आयात कम होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को अनुदान और सहायता के रूप में 75% तक धन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना के लागत का शेष 25% विशेष परियोजना इकाई द्वारा वहन किया जाएगा, जिसकी घटक भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें होंगी। इस योजना के अंतर्गत एसपीवी को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा और ये उपयोगकर्ता शुल्क एकत्रित करके इस योजना के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों का स्वतः अनुसंधानीय तरीके से संचालन और रखरखाव भी करेगा। अधिकांश परीक्षण सुविधाओं को 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों में ही समाहित करने की संभावना है, लेकिन इस योजना को केवल डीआईसी की परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। ढांचागत संरचना निर्माण संबंधी शेखातकर समिति सिफारिश लागू होगी। मई 2020 में सरकार ने सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखातकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग है। देखो, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की है। ठीक है ना। कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए शहरों के तंत्र को संस्थागत रूप देना और स्वच्छ और उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए शहरों को प्रेरित करना। कुल 141 शहरों की रेटिंग दी गई। इनमें से 6 शहरों को 5 स्टार और 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को स्टार 1 रेटिंग दी गई है। स्टार रेटिंग मूल्यांकन के लिए 1435 शहरों ने आवेदन दिया था। 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों में शामिल है, जैसे देखो, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, राजकोट गुजरात, सूरत गुजरात, मैसूर कर्नाटक, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र, करनाल नई दिल्ली, तिरुपति विजयवाड़ा, चंडीगढ़ भिलाई नगर अहमदाबाद कचरा मुक्त रेटिंग में शामिल है। किसी भी शहर को 7 स्टार नहीं मिला है। पीएम स्वनिधि योजना, देखो, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2020 को 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की घोषणा की है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के द्वारा वित्त की पहुंच में वृद्धि होगी, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का अनुपालन होगा, असंगठित क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तन होगा और जनजातीय जिलों में लघु वन उत्पाद पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना के व्यय को 60 और 40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाएगा। योजना को 2020-21 में 2020-24-25 तक के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु कार्यान्वित किया जाएगा। इसके तहत भी 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। देखो, इसमें देश के करीब 25 लाख अपंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्यम है, जो इस क्षेत्र का 98% है। नौ लाख कुशल अल्प कुशल रोजगारों के सृजन की संभावना है इससे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में शामिल 5 नए संशोधन। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में शामिल 5 नए राज्य और संघ शासित प्रदेश। केंद्र उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 3 राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है। ये 3 नए राज्य हैं, उड़ीसा, सिक्किम और उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। योजना से जुड़ने वाले राज्यों की संख्या अब तक 20 हो गई है। राष्ट्रीय क्लस्टर से 17 राज्य, संघ शासित प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर नागर हवेली, दमन दीव, आंध्र प्रदेश, बिहार भी शामिल है कि नहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मार्च 2021 तक 100% पोर्टेबिलिटी को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? ये एनुअल रेट रिटर्न्स है। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 3 साल की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना 2023 तक मान्य होगी। वरिष्ठ नागरिक के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक प्रतिफल की दर से 7.4% तय किया है तथा इसके पश्चात इसे प्रत्येक वर्ष पुनः समायोजित किया जाएगा। 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हर महीने वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का लाभ उठा सकता है। इसमें अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। पॉलिसी का कार्यकाल 10 वर्ष निर्धारित है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह तथा अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। ठीक है ना। पॉलिसी का कार्यकाल 10 वर्ष निर्धारित है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान। ये LIC द्वारा किया जाता है। ये योजना जो है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। 9 मई 2020 को भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने सफल कार्यान्वयन के लिए 5 साल पूरे कर लिए हैं। ERP कोणार्क 100% सौरियन योजना। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को वृद्धावस्था आय पर सुरक्षा प्रदान करना और 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करना है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस 5 वर्षों में APY की यात्रा भूतपूर्व रही है। 9 मई 2020 तक इस योजना के तहत 2 करोड़ श्रमिकों के नाम दर्ज किए गए हैं। इस योजना में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है और इसमें पुरुष के साथ महिला सदस्यता का अनुपात इतना है। APY का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक ले सकता है जिसके पास बैंक खाता है। यह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1,000 या 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है। ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी को आजीवन पेंशन की राशि दी जाती है तथा ग्राहक और पति पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में पेंशन की पूरी राशि नामित व्यक्ति को भुगतान की जाती है। ग्राहक की मृत्यु पर पति पत्नी को आजीवन पेंशन की राशि दी जाती है तथा ग्राहक और पति पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में पेंशन की पूरी राशि नामित व्यक्ति को भुगतान की जाएगी। अटल पेंशन योजना। PFRDA 2020 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में उद्यम संसाधन योजना एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग समर्थ कार्यान्वित किया जाता है। संस्थान प्रक्रिया में स्वचालित किया जाता है। देखो ये कोणार्क 100% सौरियन योजना है। ठीक है ना। मई 2020 में भारत सरकार ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरियन की योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के आधुनिक उपयोग और प्राचीन सूर्य मंदिर के बीच तालमेल और संदेश को प्रकट करना और सौर ऊर्जा के महत्व को प्रोत्साहन देने के लिए ऐतिहासिक कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने और प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाना था। इस योजना में भारत सरकार की ओर से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में लगभग 25 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्शन परियोजना और विविध सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों जैसे कि वृक्ष, सोलर ट्री, सोलर ड्रिंकिंग वाटर, क्विसॉक बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ ग्रिड संयंत्रों की स्थापना भी परिकल्पना की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। सौर वृक्ष दिखने में सामान्य वृक्ष जैसे ही होते हैं जिसमें शाखाओं के रूप में सौर पैनल लगे होते हैं तथा ये धातु संरचना से बना होता है। सोलर वृक्ष, सोलर ट्री है भाई पटना में भी।
नगवार ब्लॉक के पास सोलट। पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगवंशीय शासक नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। पुरी जिले में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसे यूनेस्को के द्वारा 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कार्यक्रम गोल। नई संसद परियोजना को मंजूरी मिली है। देखो, नई संसद परियोजना थी। अब अप्रैल 2020 में पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 922 करोड़ रुपए के नए संसद भवन केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल विस्टा समिति ने भी इसे मंजूरी दे दी है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पेड़ों की कटाई और उससे संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का मामला उच्चतम। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सेंट्रल विस्टा समिति ने भी इसे मंजूरी दे दी है। पेड़ों की कटाई और इससे संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि शीर्ष अदालत ने हाल ही में सेंट्रल विस्टा यूनिवर्स पुनर्वास परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। देखो, नई संसद परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। अप्रैल 2020 में पर्यावरण मंत्रालय की विशेष मूल्यांकन समिति ने 922 करोड़ रुपए के नए संसद भवन निर्माण के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल विस्टा समिति ने भी इसे मंजूरी दे दी है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पेड़ों की कटाई और इससे संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि शीर्ष अदालत ने हाल ही में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अनुसार संसद का निर्माण 93 साल पहले किया गया था और एक नई इमारत का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना, इस परियोजना का लक्ष्य त्रिकोणीय संसद भवन बनाना है। इससे पहले इसके तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ की मरम्मत की जाएगी। सेंट्रल विस्टा क्या है? सेंट्रल विस्टा क्या है? नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में संसद भवन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ साउथ ब्लॉक और राष्ट्रीय अभिलेखागार है। संसद भवन को लुटियंस और बेकर के द्वारा डिजाइन किया गया था। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस और द्वारा डिजाइन किया गया था और सचिवालय में उत्तर दक्षिण में दोनों ब्लॉक शामिल है, जिसे हार्वर्ड बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। लाभ: यह परियोजना 2022 तक पूरी हो जाएगी और नई इमारत में भूमिगत पार्किंग व्यवस्था होगी। साथ ही नए भवन में मेट्रो कनेक्टिविटी भी होगी। अंतर्राष्ट्रीय में देखिए कि भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। तो 4 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बाद व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिपत्र भी जारी किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी: इसके तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने और रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक सहयोग, कृषि सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन और शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में समर्थन, लोक प्रशासन और गवर्नेंस में सहयोग शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग: भारत और ऑस्ट्रेलिया सभी इच्छुक भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में घोषित हिंद प्रशांत महासागरीय पहल विकसित करने के लिए निकटता से काम करेंगे और इस पहल के माध्यम से वे साझा समुद्री क्षेत्र के प्रबंधन में सुधार करने का प्रयास करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून और विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित है। समझौते क्या है? दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। इनमें साइबर सक्षम, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, खनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग, परस्पर लॉजिस्टिक सहयोग, रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधारों और व्यावसायिक रक्षा और प्रशिक्षण तथा जल संसाधन प्रबंधन सहयोग पर समझौते शामिल हैं।
देखो G7 शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। 30 मई 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन को सितंबर तक स्थगित करने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 को G10 या G11 तक विस्तारित करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह में भारत और 3 अन्य राष्ट्र रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की योजना बनाई है। विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देशों में के इस समूह में भारत और 3 अन्य राष्ट्र जैसे कि रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की योजना बनाई गई है। ट्रंप के अनुसार G7 विश्व का उचित तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये देश का बहुत पुराना समूह है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूरभाष से बातचीत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले G शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया और इस साल G7 की अध्यक्षता अमेरिका के पास है। वर्तमान में G7 सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम है। इन वर्तमान में G7 का जो सदस्य है वो UAE है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूनाइटेड किंगडम है। इन देशों के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा के मुद्दों पर हर साल बैठक होती है। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। कनाडा 1976 में G7 में शामिल हुआ था और यूरोपीय संघ 1977 से G7 की बैठक में भाग ले रहा है। 1997 में रूस G7 में शामिल हुआ था। शुरू में G7 को G8 कहा जाता था। 2014 में रूस को यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में शामिल करने के कारण इस समूह से निष्कासित कर दिया गया था। G7 में पहले रशिया था लेकिन 1997 में जो है उसको बाहर कर दिया गया था। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 18-19 मई 2020 को 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई थी। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो ये थे कि इसमें कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने किया था। इस वर्ष की विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO की महामारी की प्रतिक्रिया की स्वतंत्र जांच करने का आह्वान किया गया था। उसके बाद अब तक भारत, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 122 देशों ने इसका समर्थन किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस ने समीक्षा का समर्थन किया और कहा है कि WHO पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। 22 मई को भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र के दौरान अध्यक्ष पद संभाला। वे 2020-21 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। यह संगठन की नीतियों का निर्धारण करने और महानिदेशक की नियुक्ति करने और प्रस्तावित बजट कार्यक्रम की समीक्षा करने और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। इसे प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल 29 मई 2020 को कोस्टा रिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। उद्देश्य है खुले विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से कोविड-19 के उपचार में मदद हेतु टीकों, परीक्षणों, दवाओं और अन्य प्रौद्योगिकियों की खोज में तेजी लाना है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या? CTAP वैश्विक समुदाय के लिए सूचना, वैज्ञानिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। CTAP मजबूत विज्ञान और सहयोग के आधार पर यह सूचना साझाकरण प्लेटफॉर्म दुनिया भर में जीवन रक्षक प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। लगभग 30 देश, संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों ने CTAP का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। पुल के 5 प्रमुख तत्व क्या हैं? जीन अनुक्रमण, डेटा का सार्वजनिकरण और सभी नैदानिक परीक्षण परिणामों के प्रकाशन में पारदर्शिता, सरकारों और अन्य फंड का प्रबंधन करने वालों को दवा कंपनी और अन्य नवोन्मेषकों के साथ धन समझौते में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। संभावित उपचार, नैदानिक टीके और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी की लाइसेंसिंग तथा अभिनव मॉडल को बढ़ावा देना है। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल पहल कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लिपुलेख काला पानी विवाद क्या है? देखिए 19 मई 2020 को नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी। ठीक है, 19 मई 2020 को नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा के क्षेत्र शामिल थे। महत्वपूर्ण काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा के क्षेत्र शामिल थे। महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि भारत द्वारा इन क्षेत्रों पर दावा किया गया है। अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था जिसमें लिपुलेख काला पानी को शामिल किया गया था। लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमावर्ती काला क्षेत्र काला पानी के पास एक सुदूर पश्चिम बिंदु है।
भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपने अपने क्षेत्र के रूप में दावा करते हैं। भारत जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में और नेपाल धारचूला जिले के हिस्से के रूप में। ये क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है काला पानी, जिसमें उच्च हिमालय में कम से कम 37,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है। सुगौली संधि नया मानचित्र नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित 1816 की सुगौली संधि के आधार पर तैयार किया गया है। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश शासकों ने काली नदी के पूर्व से पड़ने वाले क्षेत्र पर नेपाल के अधिकार को मान्यता दी थी। नेपाल के विशेषज्ञों के अनुसार काली नदी का पूर्व भाग नदी के स्रोत पर शुरू होना चाहिए। उनके अनुसार स्रोत लिपियाधुरा के पास पहाड़ों में है। दूसरी ओर भारत का दावा है कि सीमा काला पानी में शुरू होती है, जहां से नदी शुरू होती है। नेपाल संसद द्वारा भारतीय क्षेत्र के हिस्से पर दावा करने वाले देश के अद्यतन नक्शे को कानूनी दर्जा देने के लिए दूसरा संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई है। तो देश के अद्यतन नक्शे को कानूनी दर्जा देने के लिए विधेयक को 31 मई को संसद में नेपाल के कानून, न्याय और संसदीय मामले के मंत्री शिवा माया तुबाहंग ने पेश किया था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 13 मई 2020 को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि इसमें 115 देश शामिल थे और इस सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात स्विट्जरलैंड को दूसरा और फिनलैंड को तीसरा, डेनमार्क को चौथा, नॉर्वे को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक में शीर्ष 10 के में मात्र दो G20 समूह के देश हैं, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इस सूचकांक में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2019 में सूचकांक में भारत को 76वां स्थान प्राप्त था। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 55 और चीन को 78 स्थान मिला है और बांग्लादेश को 87वें और पाकिस्तान को 94 और नेपाल को 95वें स्थान पर मिला। श्रीलंका अच्छी स्थिति में है। इस सूचकांक में इन देशों के ऊर्जा क्षेत्रों की तुलना करता है और ऊर्जा संक्रमण के लिए उनकी तत्परता का विश्लेषण करता है। भारत द्वारा ऊर्जा त्रिभुज के सभी 3 आयामों में सुधार किया गया है। आर्थिक विकास, वृद्धि दर, वृद्धि, ऊर्जा तक पहुंच और सुरक्षा और पर्यावरणीय संधारणीय। ब्रिक्स देशों के ब्राजील 47वें, रूस 80वें और दक्षिण अफ्रीका 106वें स्थान पर है। भारत और भूटान के बीच पर्यावरण सहयोग समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जून 2020 को पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन और क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान के साथ एक समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे इसमें? यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानून और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण और संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रवर्धन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने में सक्षम है। समझौता ज्ञापन में वायु अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह हस्ताक्षर करने की तारीख से 10 वर्षों तक लागू रहेगा। समझौता ज्ञापन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के माध्यम से अनुभवों, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और तकनीकी जानकारियों को आदान प्रदान करने के साथ साथ सतत विकास में योगदान करेगा। दोनों देशों के बीच पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग पर 2013 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। यह समझौता ज्ञापन 2016 में समाप्त हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने का निर्णय लिया है। ओपन स्काईज संधि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मई 2020 को घोषणा की कि अमेरिका अब ओपन स्काईज संधि से अलग हो जाएगा। ओपन स्काईज संधि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मई 2020 को घोषणा की है कि अमेरिका अब ओपन स्काईज संधि से अलग हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य, अमेरिकी राष्ट्रपति ने संधि से पीछे हटने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि रूस ने इस संधि की अवहेलना की है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ये ऐसा तीसरा समझौता है जिसमें अमेरिका अलग हुआ है। इससे पहले अमेरिका ने पेरिस समझौता और ईरान परमाणु समझौते से अलग होने का फैसला किया था। ओपन स्काई संधि पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2002 में ये संधि लागू हुई थी। संधि के तहत सदस्य देशों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई है। 34 सदस्य देशों के संधि पर हस्ताक्षर है। अमेरिका, रूस दोनों संधि के हस्ताक्षरकर्ता हैं। किर्गिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने संधि की पुष्टि नहीं की है। ओपन स्काई संधि प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता देशों को सैन्य बलों और गतिविधियों का डेटा एकत्रित करने के लिए दूसरे सदस्य देशों के संपूर्ण क्षेत्रों पर शॉर्ट नोटिस पर निहत्थे हवाई अवलोकन की अनुमति देता है।
भारत की जापान के साथ भी ऐसी ही संधि है। भारत और जापान ने 2017 में ओपन स्काई समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के अनुसार इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। यूरोपीय संघ का कोविड-19 रिकवरी फंड। देखो 27 मई 2020 को यूरोपीय संघ ने 750 बिलियन यूरो का कोविड-19 रिकवरी फंड प्रस्तावित किया था। इस कोष का उपयोग सदस्य देश द्वारा कोविड-19 के कारण होने वाली गहरी मंदी से उबरने हेतु किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत भूतपूर्व मंदी को दूर करने के लिए यूरोपीय बाजार में धन उधार लेगा और फिर 2/3 अनुदान शेष ऋण में वितरित करेगा। अधिकांश पैसा महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित यूरोपीय संघ में इटली और स्पेन को में जाएगा। फ्रांस, इटली और स्पेन यूरोपियन कंट्री है, यूरोप की है। फ्रांस और जर्मनी ने पहले समूह के वित्तीय उपायों के लिए नकदी जोड़ने के लिए 500 बिलियन यूरो का फंड देने की सहमति व्यक्त की थी। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नीदरलैंड किसी भी विशेष मांग या सीमा को निर्धारित किए बिना धन देने के संबंध में अनिच्छुक रहे हैं। यूरोपीय संघ फ्रैंको जर्मन मॉडल के समान कई प्रकार के ब्लूप्रिंट लागू करेगा। फ्रैंको जर्मन मॉडल भारत सहित लगभग 25 देशों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोरोना वायरस को रोकने के तरीकों हेतु इस मॉडल का समर्थन किया है। इस गठबंधन का नेतृत्व फ्रांस और जर्मनी द्वारा किया गया था और ये मॉडल 25 देशों की बैठक का एक परिणाम है, जो अप्रैल 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। चीन की कंपनियों। इस मॉडल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन को परीक्षणों और टीकों को विकसित करने के लिए वितरित करने का एक मजबूत करना है। चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने संबंधित विधेयक। अमेरिका सीनेट ने 20 मई 2020 को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जो कुछ चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज शेयर बेचने से रोक सकता है। अमेरिकी निवेशक और उनकी सेवानिवृत्ति बचत को विदेशी कंपनियों से बचाना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या? होल्डिंग फॉरेन कंपनीज अकाउंटेंट एक्ट 6 वाले इस विधेयक को रिपब्लिकन सीनेटर जॉन केनेडी और डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस वॉन होलेन द्वारा संयुक्त रूप से पेश किया गया था। यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाएगा। ये कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी लेखा निगरानी बोर्ड के साथ लगातार 3 साल तक ऑडिट का प्लान करने में विफल रही थी और विधेयक किसी भी अमेरिकी प्रतिभूति एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने से किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को प्रतिबंधित करता है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार सहित किसी विदेशी सरकार को स्वामित्व या नियंत्रण में है या नहीं। इस सभी विधेयक देशों की कंपनियों पर लागू होगा, लेकिन इसका प्रमुख निशाना चीनी कंपनी है। चीनी कंपनी ने अमेरिकी रिपोर्टिंग मानकों की अवहेलना की है और वह अपने निवेशकों को बहुत लंबे समय तक गुमराह किया है। सीनेट में यह विशेष विधेयक पारित करने के बाद चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा के शेयर में अमेरिका के सूचीबद्ध शेयरों से 2% से अधिक की गिरावट देखी गई है। ई-कॉमर्स दिग्गज है चाइना का अलीबाबा। वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020। 4 जून 2020 को ब्रिटेन के नेतृत्व में वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में 50 से अधिक देश, व्यापारिक नेता, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, नागरिक समाज, सरकारी मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष और देश के नेताओं ने भाग लिया। दुनिया भर की सरकारों ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी के लिए $8.8 बिलियन जुटाने की प्रतिबद्धता की है ताकि कोरोना वायरस द्वारा बाधित टीकाकरण कार्यक्रमों में मदद मिल सके। भारत ने भी गावी को $15 मिलियन देने की प्रतिबद्धता की है। ज्ञात हो कि यह शिखर सम्मेलन गावी के लिए कम से कम $7.4 बिलियन का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया जाएगा। ब्रिटेन वर्तमान में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन खोज का समर्थन करने के लिए एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया है। वैक्सीन गठबंधन गावी वर्ष 2000 में यूनिसेफ, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व बैंक अनुसंधान एजेंसी और वैक्सीन निर्माताओं और कई अन्य निजी क्षेत्रों की भागीदारी के तहत स्थापित किया गया था। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना तथा देशों को सतत विकास लक्ष्यों के करीब लाना है। चीन द्वारा हांगकांग संबंधित। चीन की संसद द्वारा 28 मई 2020 को हांगकांग के लिए नया कानून पारित किया गया। चीन की संसद के द्वारा 28 मई 2020 को हांगकांग के लिए नया कानून पारित किया गया जो पहली बार बीजिंग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सशक्त करेगा। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाए गए नए मसौदे विधेयक का उद्देश्य हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए कानून प्रणाली और प्रवर्तन तंत्र को स्थापित करना और उसमें सुधार करना है।
कानून का दायरा ऐसी किसी भी गतिविधि को कवर कर सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालता हो। इसका उद्देश्य अलगाववादियों, विध्वंसक, घुसपैठ और विनाशकारी गतिविधि को अंजाम देने के लिए हांगकांग के विदेशी और विदेशी ताकतों के उपयोग को रोकने और कानूनी रूप से रोकने और दंडित करने के उपाय को सक्षम बनाता है। मूलभूत कानून क्या है? पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशवाद हांगकांग को 1997 में मुख्य भूमि चीन को सौंप दिया गया था, जो इसका विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। मूलभूत कानून नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित है। बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान के द्वारा हांगकांग जो है वो शासित है, जो एक राष्ट्र और दो व्यवस्था के सिद्धांत की पुष्टि करता है। प्रतिक्रिया: इस कानून के खिलाफ हांगकांग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिकी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने चीन के इस फैसले पर चिंता जताई है और कानून संशोधन की प्रक्रिया तत्काल रोकने को कहा है। उन्होंने प्रस्तावित कानून को एक राष्ट्र दो व्यवस्था के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। देखो, नया वन, नगर वन विकसित करने की शहरी वन योजना क्या है? 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग से अगले 5 वर्ष में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना कार्यान्वित की है। इस महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस पहल को कार्यान्वित करने के लिए देश भर में 200 नगर पालिकाएं और नगर निगम योजनाएं विकसित करेंगी तथा ये 2015 में शुरू की गई वर्जे पुणे समृद्धि वन मॉडल पर आधारित है। इसमें महाराष्ट्र के वन विभाग और स्थानीय निकाय ने पुणे में 16 हेक्टेयर बंजर पहाड़ी को हरे वनों में परिवर्तित कर दिया था। शहरी वनों में पूरे शहर तथा पेड़ों और संबंधित जीवों, संरचनाओं और लोगों का वातावरण शामिल होता है। लाभ: शहरी वानिकी के आर्थिक से लेकर पारिस्थितिक तक असंख्य लाभ हैं। इसके पारिस्थितिक लाभों से शहरी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि में कमी आएगी और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी और वायु प्रदूषण को हटाना, मिट्टी के कटाव को रोकना और भूजल का पुनर्भरण और मृदा का स्थिरीकरण शामिल है। देखो, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अगर देखा जाए तो येल विश्वविद्यालय द्वारा 4 जून 2020 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य सूचकांक के क्या है कि वे संरक्षण में 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन को मापा गया था। यह सूचकांक द्विवार्षिक रूप से जारी किया गया था। सूचकांक ने रैंकिंग हेतु पर्यावरण प्रदर्शन के 32 संकेतकों पर विचार किया है, जिसमें राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदर्शन में 10 साल के रुझानों का अवलोकन था। डेनमार्क 100 में से 82 स्कोर के साथ सूचकांक में पहले स्थान पर है। इसके बाद लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है ना। भारत की स्थिति इस सूचकांक में क्या है? भारत को 27 स्कोर के साथ 168वां स्थान मिला है। 2018 के सूचकांक में भारत का स्थान 177वां था, अफगानिस्तान 178वां। रिपोर्ट के अनुसार भारत को सभी मोर्चों पर राष्ट्रीय संधारणीय प्रयासों नेशनल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स को फिर से दोगुना करने की आवश्यकता है। विशेष वायु और जल गुणवत्ता, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन जैसे संधारणीय और महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जैव विविधता और आवास में भारत दुनिया के 148वें स्थान पर रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन संबंध में 106 के स्थान पर। INSCL देखो यहाँ पर तेजस इसके। देखो, जैव विविधता संरक्षण, फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है, इसको फिर से शामिल किया गया है। देखो, 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जैव विविधता संरक्षण 5 पहलें शुरू की है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसके तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 20 छात्रों को शामिल किया जाएगा और इस कार्यक्रम में ऐसे छात्रों को जोड़ा जाएगा जो प्राकृतिक संसाधन प्रवर्धन और जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानने के इच्छुक हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों के अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP अभियान लॉन्च किया गया है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा UNEP के साथ शुरू किए गए सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते अभियान लॉन्च किया गया, जो वन्यजीव के अवैध व्यापार रोकने के लिए जागरूक करेगा।
और समाधान की वकालत करेगा। जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता अधिनियम 2002 पर एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई है। विश्व वन्यजीव कोष मॉडल कॉप लॉन्च किया गया। इस पहल में युवा पीढ़ी को शामिल किया गया ताकि वे हमारे अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पोषण के महत्व के बारे में बातचीत कर सकें। मानव जाति के लिए प्रदान की गई मुफ्त पारिस्थितिकीय सेवाओं के माध्यम से प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए विश्व वन्यजीव कोष द्वारा समर्थित एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। कोविड-19 भारत राष्ट्रीय सुपर मॉडल।